हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड यूपीएससी। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ आई क्लियर्ड माई सी सेट विद ईज। देखते ही देखते सी सेट बहुत ही ज़्यादा टफ होता जा रहा है। यूपीएससी ने जो शुरुआत करी थी अपने सिलेबस की वो मेरे पास है। उसमें उसने कहा था कि हम कंप्रिहेंशन पूछेंगे, हम इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स पूछेंगे, हम लॉजिकल रीजनिंग पूछेंगे, हम एनालिटिकल एबिलिटी पूछेंगे, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10 तक एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो यूपीएससी ने कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, बस आप जो टेंथ स्टैंडर्ड की जो 10th स्टैंडर्ड तक के मैथ और इंग्लिश आप पढ़ के आ जाओ, रीजनिंग वगैरह हम आपको पास कर देंगे। ये यूपीएससी ने अपने सिलेबस में लिखा है। पर जो पेपर आ रहा है ना, वो पेपर इतना खतरनाक है कि मुझे लगता है कि अगर जो कैट वैट का एग्जाम देते हैं तो उन्हें भी लगे काफी सॉलिड पेपर है ये। तो आपको ये जानना पड़ेगा। पर ये सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने, आपको 67 मार्क्स लाने। और 67 मार्क्स जब आपके आ जाएंगे, यू आर एलिजिबल फॉर राइटिंग मेंस। देयर इज ओनली वन yardstick set by UPSC, that is CSET. You need to qualify, and you can qualify CSET by getting 1/3 मार्क्स। तो ये अच्छी बात है कि यूपीएससी ने कहा ठीक है इतना ही कर लो। तो हम ये देखेंगे कि सीसेट को कैसे क्वालिफाई करना है। तो सीसेट बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो। और होता क्या, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। और जो बच्चे फेल हो रहे हैं उन्होंने भी पढ़ा है सीसेट, मतलब 10th, अगर ये 10th तक मान के चले तो उन्होंने 10th तक मैथ पढ़ के आते हैं बच्चे। पर होता क्या है कि यूपीएससी जो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ये जो पूछ रही है ना, प्रोबेबिलिटी टाइप, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये 10th में नहीं पढ़ाए जाते। नॉर्मली ये 10th तक नहीं पढ़ाए जाते। ये पढ़ाए जाते हैं 11th एंड 12th में। जिन्होंने सीबीएसई से पढ़ा उनको 11th में पढ़ाया जाता है। तो 11th और 12th मतलब ये पढ़ाए जाते हैं ये सब सब्जेक्ट। और यूपीएससी ने कहा है कि हम 10th तक पूछेंगे। तो अब हो सकता है कि मतलब कहीं इंडिया में कोई, मतलब कहीं पे ऐसा सिलेबस हो जहाँ पे 10th तक पढ़ाया जाता हो या पहले पढ़ाया जाता होगा। पर बात ये कि अगर 67 मार्क्स लाने हैं तो अगर ये क्वेश्चन ना भी करें तो हम पास हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम परमुटेशन पढ़ें, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कॉम्बिनेशन पढ़ें। विदाउट दैम वी कैन क्वालिफाई। तो हमें कैसे क्वालिफाई करना है, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कोई बच्चा कंप्रीहेंशन पढ़ के गया और 2-4 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2-4 रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वो पास हो जाएगा। अब बहुत मुश्किल हो गया है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई बच्चा जाए कि मैं मैथ और रीजनिंग के भरोसे जाऊंगा और मैं पास कर लूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। सीसेट इज बिकमिंग वेरी टफ and it can cost you 1 year and sometimes your career, because आप पूरे साल मेहनत करते हैं और पूरा साल बर्बाद हो जाता है। किस लिए? सीसेट के लिए। और पता चल रहा है कि पेपर 1 में आपके आ रहे हैं 110, 120, डजंट मैटर आपके पेपर 1 में कितने आ रहे हैं। पर ये जो आप एक अनफेयर ट्रीटमेंट, सौतेला व्यवहार जो सीसेट के साथ बच्चे करते हैं, तो सीसेट उनको अपनी वैल्यू बता देता है।
क्वालिफाइंग पेपर बहुत इंपॉर्टेंट। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब ये होता है कि आपको इतने लाने हैं, 67 आपको लाने हैं, उसके बगैर आप एग्जाम नहीं लिख सकते। GS1 में हो सकता है अगर इतना ही टफ पेपर आ गया कभी GS1 में, तो हो सकता है कभी कट ऑफ और नीचे चली जाए, पॉसिबली हो सकता है कि कट ऑफ कभी 60 भी चली जाए, क्यों 18 to 90 के बीच में तो आ ही गई है, हो सकता है कभी हो जाए, पर ये हमेशा 67 ही रहेगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस क्या है सीसेट की। वैसे आज हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, बस हम आपको बताएंगे कैसे स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं और कैसे आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग और ये सब जो चीज़ें हैं सीसेट वगैरह, ये जब भी आएंगी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्क्रीन पे, और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी हम मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के बारे में जान पाएंगे अच्छी तरह कि हाउ टू टैकल दीज क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन कंडीशंस। तो फर्स्ट वी नीड टू मेक सम स्ट्रेटजी कि हाउ टू डील विद दीज क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आज देखो, मैं सीसेट नहीं पढ़ पाया हूं, मेरे को टाइम नहीं मिला, ये मेरी प्रायर लर्निंग थी कि मैं सीसेट को क्वालिफाई करता गया। मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। 2021 में आई गॉट 85.0, आई क्वालिफाइड। 2022 आई गॉट 76 मार्क्स। मेरी मार्कशीट एक वो जो हमने वीडियो बनाया था हाउ आई क्वालिफाइड, हाउ आई क्लियर्ड माई प्रीलिम्स 3 times विद ईज, तो उसमें मैंने अपनी मार्कशीट दोनों की डाली और 2023 में भी मैंने मेंस लिखा है और फॉर्चुनेटली कल रिजल्ट आया है और मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि कोई बंदा मैथ के भरोसे गया है, उसको मैथ के क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते। पहले क्वेश्चन बहुत टफ है, दूसरा क्वेश्चन भी टफ है, तीसरा भी टफ है, चौथा भी टफ है। अब वो वहाँ मेंटल प्रेशर में आ जाता है, फिर रीजनिंग भी टफ आ रही है। तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी और स्ट्रेटजी ये है कि when you are in the examination hall you need to think, you need to find वो क्वेश्चन कौन से हैं जो सबसे इजी हैं। और मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि इस बार जब 2023 का मैंने प्रीलिम्स लिखा, जब मैंने जनरल स्टडीज का पेपर 2 लिखा, तो मुझे ऐसा लगा कि GS1 आसान आया और GS2 ज़्यादा टफ आया है। और जब मैं GS1 लिख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था GS1 बहुत टफ आया है, पर जब मैं दोपहर में लिखा, मैंने सीसेट का पेपर जब देखा तो मुझे ऐसा लगा वो आसान था, ये ज़्यादा टफ है। तो ऐसी फीलिंग मुझे एग्जामिनेशन हॉल में कि ये क्या हो गया। इवन आफ्टर गिविंग माई एग्जामिनेशन आई वॉज नॉट कन्फर्म्ड दैट आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम, नोबडी नोज। वो तो जब मैंने आंसर की मिलाई और फिर बाद में देखा और तो मुझे को लगा हाँ अब हो जाएगा। उसमें भी देयर इज ए ह्यूज रोल ऑफ इंग्लिश कंप्रीहेंशन। आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश कंप्रीहेंशन। तो हम जानेंगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश को ना छोड़ें, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे PYQ के साथ तो आप इंग्लिश को क्वालिफाई कर लेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो की पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश कंप्रीहेंशन में जो आंसर्स होते हैं, जो UPSC अपनी आंसर की में देता है, वही आंसर रेलिवेंट हैं। You need not to follow the answers of the coaching centers, because what happened in the case of English comprehensions, answers can be differ, क्योंकि ये लिटरेचर है और यहाँ पे तो पर्सपेक्टिव होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, फिलॉसफीज होती है। हम कुछ सोचते हैं, कोई कुछ और सोचता है, तो इससे क्या होता है कि इसमें आंसर डिफर होते हैं और नॉर्मली होते हैं डिफर। तो what we need to do, we need to follow UPSC आंसर की। और ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है UPSC का, और इससे आपको फिलॉसफी पता चलती है कि UPSC क्या चाहता है, और जो UPSC चाहता है वही हम चाहते हैं।
सीधी बात है, हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है और उससे हमें पता चलेगा कि सटीक आंसर क्या है। तो फॉलो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में दो चीजें आती हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में दो चीजें आती हैं और इसमें एक चीज आसान होती है, एक चीज टफ होती है। पहली चीज जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में पूछती है यूपीएससी, वो है हमारा सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज। सेंट्रल आइडिया हो गया, व्हाट इज थीम ऑफ द पैसेज, कोई चीज पूछी है, क्या इससे आपको समझ में आया, आप क्या चाहते हो, आप क्या समझे, आप हमें बताओ। आप इस पूरे पैसेज को आपने पढ़ा, इतना बड़ा पैसेज आपने पढ़ा, आप इससे क्या समझे। ये इजी क्वेश्चन होता है, नॉर्मली आता है। दूसरा होता है एजम्पशंस, ये टफ होता है। तो आपको दो प्रकार के क्वेश्चन का सामना करना है सी सेट में। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो सेंट्रल आइडिया वाले क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये लगभग 20 के अराउंड आ जाते हैं, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आप इनको सॉल्व कर सकते हो। सिंपल पूछता है यूपीएससी, आपने क्या समझा, ये हमने दे दिया इतना बड़ा पैसेज, आप हमें बता दो व्हाट यू, आपने इसको कैसे इंटरप्रेट किया, आपने क्या समझा, आप उसका आंसर दे दो। दूसरा होता है एजम्पशंस, ये थोड़ा टफ होता है, तो आप इसको भी टैकल कर सकते हो, पर इसकी स्ट्रेटजी होती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सी सेट का पीवाईक्यू का मतलब पीवाईक्यू सॉल्यूशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं आते। फिर हम देखेंगे मैथ। देखो मैथ में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, पर कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। तो जो इजी आते हैं, इस बार तो जो इजी थे वो भी टफ थे, तो आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, नंबर सिस्टम आपको पढ़ लेना चाहिए, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जो यूनिट डिजिट जो होगा वो कौन सा होगा, अगर रेस्ट कोई एक्स है उसके ऊपर y2 पावर है, ये जेड है, ऐसे जा रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो बेसिक जो न्यूमरेसी है मैथमेटिक्स में, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपको पढ़ लेने चाहिए, ग्राफ के क्वेश्चन आपको पढ़ लेने चाहिए यूपीएससी में जो आते हैं। हालांकि इस बार तो यूपीएससी ने बहुत सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछे, पर आपको इन सब चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए, कम आते हैं। सीरीज के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में ही, ये सब क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ लेने चाहिए। तो आपको जो सबसे बड़ी बात है मैथ में जो इजी पोर्शन है ना, इजी पोर्शन उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं तो अब ये भी कहूंगा कि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है अगली बार ऐसा पेपर आए कि उसमें वही हो, तो आप उसको भी नहीं छोड़ सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। पर अगर बात ये नहीं हमें 70 मार्क्स 80 मार्क्स ऐसे लाने हैं, तो हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखना पड़ेगा। तो पहले आप जब शुरुआत करोगे तो आप इजी क्वेश्चन को उठाओ। मैंने एग्जामिनेशन हॉल में क्या किया था, मैंने इजी क्वेश्चन उठाया। पहले मैंने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन किया, 10 क्वेश्चन हो गए थे। फिर मैंने मैथ के जो इजी क्वेश्चन थे उसको किए। फिर रीजनिंग पे गया, रीजनिंग क्वेश्चन बहुत टफ थे, नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस समय, समर सीजन में एग्ज़ाम होता है। तो आपको ये करना है, सबसे इजी क्वेश्चन को उठाना है और इसको आपको रोज पढ़ना है। सी सेट को आपको रोज 1 घंटा देना है, 1 आवर। जब आप पीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो एवरी डे यू नीड टू गिव 1 और 2 आवर। मैं तो कहूँ 2 घंटे भी दे दो, अगर किसी का पीटी में बार बार सी सेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे, इस बार बहुत सारे इंजीनियर्स फेल हो गए और they belong to very prestigious institutions of India despite they are failed in prelims examination। तो यूपीएससी सबको बता देता है कि हम क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है ना, यू नीड टू रेस्पेक्ट द एग्जामिनेशन प्रोसेस, यू नीड टू रेस्पेक्ट द पेपर्स। जो क्वेश्चन
यू नीड टू रेस्पेक्ट एवरी सब्जेक्ट। इवन मेंस में क्या होता है कि कुछ लोग कंपल्सरी लैंग्वेज का पेपर होता है, हिंदी होती है, मराठी होती है, तेलुगु होती है, बंगाली होती है, इसमें फेल होते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। तो क्यों आप सीरियस लो, इस एग्जाम को सीरियस लो, और जो बच्चा सीरियस रहेगा वो क्वालिफाई करेगा। दिस इज अबाउट सीरियसनेस, परसिवरेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, जो भी एथिक्स का सारा पेपर इसमें है। जो एथिक्स के पेपर का सिलेबस है वो आपको पढ़ना है और उसको लाइफ में अप्लाई करना है। यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। फिर हम आगे चलेंगे। थर्ड है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग जो है ना, इसमें भी कुछ चीजें मतलब रिलेटिवली इजी होती है। पजल्स आप कर सकते हो, पजल्स आते हैं। फिर आपका डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, फिर क्लॉक भी आता है, फिर डेज कि इस दिन ट्यूसडे था, इस दिन फ्राइडे था, 2025 में ये दिन क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिक रीजनिंग है। फिर आप अब ये इन्होंने पैटर्न बदला है, डाटा सफिशिएंसी पे क्वेश्चन पूछने लगे। अब ये रीजनिंग जो है ना बहुत हाई लेवल की रीजनिंग जा रही, बैंकिंग लेवल तक की रीजनिंग पहुंच रही है। तो आपको यूपीएससी ये चाहता है ना, यूपीएससी का इंटेंशन बस इतना है कि वो चाहता है कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो, जस्टिस करो, भागो मत। ये यूपीएससी ये नहीं चाहता कि आप इंग्लिश पढ़ के आए आप जो क्वालिफाई कर लो, नहीं, आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और सबसे बड़ा सोर्स, मैं नहीं कहूंगा कि आप कोई इधर जाओ उधर जाओ, सबसे बड़ा सोर्स जो है वही यूपीएससी के डॉक्यूमेंट उठा लो आप। यूपीएससी क्या कहता है, यूपीएससी के डॉक्यूमेंट्स हैं, लिखे हुए हैं, पीवाईक्यू। तो रिसोर्सेज है पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू सारे सॉल्व करें। 2023 से चलते हैं और वापस तक जाएं, 2017 तक सॉल्व कर ले, आपको पता चल जाए पैटर्न कहाँ से आ रहा है, कैसा पैटर्न जा रहा है। इसको बार बार सॉल्व करें और यहाँ भी डिकोड, मैं कहूँगा डिकोड करें, क्योंकि 2022 का पेपर टफ था और 2023 का पेपर उससे भी टफ था। तो टफनेस लेवल, जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है और ये दोनों ही बढ़ रहा है। मैं बता दूं आपको, प्रीलिम्स का जो पेपर है, डिफिकल्टी लेवल प्रीलिम्स का, वो ऐसे जा रहा है ग्राफ, और ये ग्राफ बढ़ ही रहा है और आगे भी बढ़ेगा, लग नहीं रहा कि ये कम होगा। तो आप क्या करें, सारे सब्जेक्टों के साथ जस्टिस करें और सब पढ़ें, प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें, गिव 1 and 2 आवर डेली आप सीसेट को दें। क्योंकि अगर सीसेट क्वालिफाई नहीं होता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी, हमने हिस्ट्री पढ़ी, हमने पॉलिटी पढ़ी, हमने ज्योग्राफी पढ़ी, और आप स्ट्रेटेजाइज करें इस चीज़ों को। होता क्या है, समटाइम्स व्हाट हैपन कि हम जीएस में इतने मग्न है, देखो हमें पढ़ना है इसलिए कि एग्जाम को पास करना है, और कोई भी एग्जाम जब पास होता है जब स्ट्रेटेजी होती है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। इफ देयर इज नो प्लानिंग, आप भी बाद में सिविल सर्वेंट बनेंगे तो वहां प्लानिंग ही करनी है। 20-22 साल के बाद आप भी प्लानिंग करेंगे, पॉलिसी मेकिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप इस एग्ज़ाम को जब भी पास कर सकते हैं जब आप प्लान करेंगे। तो अगर अपनी लाइफ में प्लानिंग करेंगे, हाउ टू डील विद प्रीलिम्स, अगर ये इसमें प्लानिंग होगी, हाउ टू डील विद मेंस, हाउ टू डील विद इंटरव्यू, तो ये सब प्लानिंग है। देखो प्लान कभी कभी सक्सेसफुल भी नहीं होते, ऐसा भी होता है, पर आपको प्लानिंग करनी है। समटाइम्स इट इज सक्सेसफुल एंड समटाइम्स इट इज टू रिड्यूस डैमेज। एग्जाम्पल लेते हैं इन कोविड,
किसी को नहीं वैक्सीन नहीं थी, पर समटाइम्स वी नीड टू रिड्यूस डैमेज। जैसे आपने काला पानी वेब सीरीज देखी होगी, उसमें भी यही बात कही गई है कि कभी कभी हमें वी डोंट लुक फॉर वी डोंट लुक फॉर गुड डिसीजंस और वी लुक फॉर राइट डिसीजंस। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन गुड डिसीजंस एंड राइट डिसीजन। तो हमें ये देखना होगा कि हमें प्लान करना है, और मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे डील करना है। सबसे पहले आसान क्वेश्चन को हैंडल करो। जब आप आसान क्वेश्चन को हैंडल करोगे, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा। आपने 10 क्वेश्चन किए इंग्लिश के, और हाँ एक और चीज मैं बताना भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पेपर को देखते हो तो पहले एक सब्जेक्ट आप करोगे। पहले मान लो आपने इंग्लिश किया, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन कर लिए, अब आगे नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, फिर आप मैथ्स के करोगे, मैथ एंड रीजनिंग के करोगे। यहाँ आपने 10 क्वेश्चन किए इजी क्वेश्चन, फिर यहाँ से फिर वापस जाओ आप यहाँ इंग्लिश, फिर यहाँ 10 क्वेश्चन करो। तो ऐसे क्या एक साइकिल बनेगी, क्योंकि ये टफ है, इसमें टाइम लगता है, इसमें रिलेटिवली लेस टाइम लगता है। तो ये आपके माइंड को एग्जॉस्ट करेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। यहाँ आपको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा आपके माइंड को। तो ऐसे आप साइकिल बनाते जाएंगे, ऐसे बनाते जाएंगे, तो आपने 40-50 क्वेश्चन कर लिए, मान लिया आपने 45 क्वेश्चन किए, 80 क्वेश्चन टोटल हैं, और आपके यहाँ पे 5 और 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो आपके यहाँ पे बने 45 माइनस यहाँ पे आपका 1/3 है 2, तो यहाँ पे 40 माइनस 2, तो इट इज 38 क्वेश्चन सही हो गए, और आपको 27 क्वेश्चन ही चाहिए। 38 क्वेश्चन का मतलब हुआ 76 प्लस 19, इट मीन्स इट इज 95 एंड क्वालिफाइंग मार्क्स इज 67। इवन यहाँ पे आपके ज़्यादा भी गलत हो सकते हैं, पॉसिबल है कि 10 क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर 10 क्वेश्चन भी गलत होंगे यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे मतलब 30 प्लस ही मार्क्स आएंगे, 30 प्लस क्वेश्चन ही सही होंगे। पर ये रिस्की प्रोपोजिशन है। यू नीड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 50 क्वेश्चन, यू नीड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन यू कांट अटेम्प्ट बिकॉज इंग्लिश में आपके 27 क्वेश्चन ही आते हैं, और बाकी क्वेश्चन जो होते हैं 53 वो मैथ एंड रीजनिंग के होते हैं। और आपका टारगेट कितना है? आपका टारगेट है 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें डैमेज हो सकता है, जो रॉन्ग हो सकते हैं 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, 8 क्वेश्चन रॉन्ग, या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो 40 माइनस 3.3, तब भी 36.66 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने। इसका मतलब ये है यू आर ऑन द पॉजिटिव साइड। तो आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना है। सी सेट कैन बी इजी